और रामपुर में बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक सरेराह नमाज पढ़ रहा है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। परिजन उसे मानसिक रूप से कमजोर बता रहे हैं। थाना सिविल लाइंस के शाहबाद गेट का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने युवक को मानसिक रूप से कमजोर बताया है। न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। रामपुर से खबर, रोड पर नमाज पढ़ने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवक द्वारा बीच रोड पर नमाज पढ़ने की बात दिखाई जा रही थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। और अब हम दो तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। पहली तस्वीर रोड पर नमाज पढ़ने की है और दूसरी तस्वीर उसकी गिरफ्तारी के वक्त की है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। रोड पर नमाज, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में झाड़ फूक के बहाने रेप के मामले में पुलिस ने मौलवी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिर्फ 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक मस्जिद के मौलवी और उसके साथी नदीम ने उसे झाड़ फूक के बहाने बुलाया, जहां पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर मौलवी ने रेप किया। वहीं आरोपी नदीम ने मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना फतेहपुर में केस दर्ज किया गया था। अपने साथ एक मौलवी जुनैद के यहाँ ले गया, जहां उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके का संज्ञान लेकर तत्परता दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों नदीम एवं जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि एक अभियुक्त नदीम के साथ इनके पूर्व में भी संबंध रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। हापुड़ में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। परिजनों की शिकायत पर थाना देहात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो में सवारी बनकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह ऑटो में सवारी के दौरान बैठकर यात्रियों का ध्यान भटकाता था और मौका मिलते ही उनके गहने और कीमती सामान पार कर देता था। उनके कब्जे से एक ऑटो, 9,000 नगद और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना अभिषेक मौके से फरार हो गया था। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। आरोप है कि अभिषेक ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। और इनकी जो भी एक्टिविटीज है उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, इतिहास क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। आज अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा रहा है और बर्रा पुलिस की इस कार्रवाई के लिए उनको 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। कितने गिरोह के कितने लोग शामिल होना पाया गया? इसमें अलग अलग इनके गैंग हैं, करीब इसमें 13-14 लोग हैं इनके गैंग में, और जो अलग अलग हिस्सों में कार्य करते हैं। कुछ लखनऊ में रहते हैं, कुछ ये अपने कानपुर में आते हैं, कुछ बाराबंकी में ऑपरेट करते हैं, अलग अलग जिलों में ऑपरेट करते हैं। बदायूं में इस्लाम नगर थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 1 साल के अगवा बच्चे को बरामद किया। आरोप के मुताबिक उसे आगरा में बेचा गया था, जिसे 72 घंटे के अंदर आगरा से बरामद कर लिया गया। शादी समारोह में 1 साल के मासूम को अगवा कर आगरा के दंपत्ति को बेचा था। पुलिस ने आरोपी नर्स और खरीदने वाले आगरा के दंपत्ति को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।
गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। डीआईजी बरेली ने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया है। आजमगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें चोर गिरोह के सदस्य और एक शातिर स्ट्रीट शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। एक आरोपी संजय भील उर्फ संजू मध्य प्रदेश के धार जिले का रहने वाला है। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण, नकदी समेत करीब 6.5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। दूसरी मुठभेड़ थाना फूलपुर क्षेत्र में हुई है। यहां पुलिस ने फरार चल रहे केसरी चौहान को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर हत्या, चोरी, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 14 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। थानागंज स्थित पीजीआई के आवासों में चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे थाना जहानागंज पर पंजीकृत हुए थे। इन मुकदमों के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर लगाया गया था। सूचना प्राप्त हुई इन घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधी संजय भील पुत्र भंवर सिंह निवासी जिला धार मध्य प्रदेश पुनः क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय की घेराबंदी की गई। फलता पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त संजय को पैर में गोली लगी। गंभीर हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के कब्जे से इन चोरियों में चोरी किया गया माल, सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है। सीतापुर में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल जलालुद्दीन नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटा गया मंगलसूत्र के साथ तमंचा और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद किया है। आरोप के मुताबिक जलालुद्दीन ने खरीदे गए अपने मोबाइल फोन की किस्त जमा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। ये अकेला ही था। जैसे मैंने बताया कि इसके द्वारा एक मोबाइल खरीदा गया था जिसकी किस्तें ये नहीं दे पा रहा था। उसी सिलसिले में इसने जो है ये घटना कारित की थी और इसे ये लगा था कि एक जो है सोने की कोई चीज़ है उसे बेच के ये किस्त पूरी कर लेगा। लेकिन हमारी पुलिस जो है उसके द्वारा जो सीसीटीवी हैं उनमें फुटेज देखे गए। 3-4 जगह इसका फुटेज आया हुआ था और इसको फिर जो है जब छानबीन की गई तो एक कोतवाली देहात का जो है जलालुद्दीन नाम का जो है कार्य। कासगंज के कादरगंज गंगा पुल पर तेज रफ्तार पिकअप और लोडर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी कादर चौक भिजवाया, जहां से 9 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। लोडर में सवार लोग बदायूं कार्यक्रम में जा रहे थे, जबकि पिकअप गंजोडवारा की ओर जा रही थी। बरेली के नवाबगंज में शादी वाले घर में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 14 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के वक्त घर में मिठाइयां बन रही थीं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां घरों में भीषण आग लग गई। पूरा मामला राणा प्रताप नगर गांव का है, जहां आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। हादसे में 2 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग की चपेट में आकर 5 मवेशी और एक ट्रैक्टर भी जलकर नष्ट हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवारों ने उचित मुआवजे की मांग की है। अमेठी के गौरीगंज स्थित अधिशासी अभियंता के ऑफिस में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वायर के करीब 3 ड्रम केबल जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे पास के गेहूं के खेत तक फैल गईं,
स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के तार जलने का अनुमान है। महोबा के कुलपाड़ में दही खाने से एक ही परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की दही खाने के कुछ ही देर बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार खराब या बैक्टीरिया युक्त दही इसकी वजह हो सकती है। सभी मरीजों की फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। 4 लोगों को यहाँ गंभीर में लाया गया है, तो उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने दही खा ली है, पुरानी कोई दही थी, तो फूड पॉइजनिंग का मामला है। फिलहाल उन 4 को उपचार चल रहा है। फतेहपुर में वर्चस्व को लेकर बदमाशों ने एक युवक को पीटा। आरोप के मुताबिक घर से तमंचा लाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। लोगों ने बीच बचाव कर तमंचे को छीना। बताया जा रहा है कि आरोपी नबील हाल में ही जमानत पर जेल से बाहर आया है। तमंचा लेकर मारपीट की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया झालमुड़ी का स्वाद। उन्होंने स्थानीय विक्रेता से झालमुड़ी ली और कुछ समय के लिए आम लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और कई लोगों ने इस पल की तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। खाएंगे भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। उन्होंने गोमती नगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर की समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी इच्छा थी कि न हो, लेकिन उस सब के बावजूद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने पंडित नेहरू की नहीं चली और उन्होंने जब इस कार्य को आगे बढ़ाया, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्यता के साथ आगे बढ़ाना था। आयोजन समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रण दिया। तब भी कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मार्ग में बाधक बने। उन्होंने तब भी लिखा था कि इस आयोजन में नई भागीदार बनना चाहिए।
यानी हिंदुओं की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था, सनातन की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था। इन्होंने कहा था उस समय भी किया, धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के विपरीत होगा सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जाना। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या 500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, क्या वो हमारी आस्था को डिगा पाए, हटा पाए? नहीं। जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया था उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर उछल करके भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की और विपक्ष को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नारी विरोधी मानसिकता से समाज में भारी आक्रोश है। पीएम मोदी के द्वारा समाज के हित में जो कदम उठाए गए हैं उनको रोकने के लिए विपक्ष किस हद तक जा सकता है, ये सबने देखा। संसद के अंदर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का जो दृश्य था वो द्रौपदी के चीर हरण जैसा था। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को महिला आरक्षण बिल को लेकर घेरा। कहा सरकार की नीयत में खोट था क्योंकि मन में केवल वोट था। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा निकल पड़ती। महिलाओं के साथ बीजेपी धोखा करना चाहती थी, हम ये छलावा नहीं होने देंगे। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंछ पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बलवीर पुंछ को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता निगम बोध घाट पहुंचे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंछ का शनिवार शाम 76 साल की उम्र में निधन हो गया था। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। उनसे जो व्यक्तिगत भी आत्मीय संबंध भी 70 के दशक से था
और जिस समय वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दिल्ली यूनिट में अध्यक्ष हुआ करते थे, और तब से लेकर और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल से वो जो संबंध की आत्मीयता गहराई वो कभी कम नहीं हुई। बहुत महान व्यक्तित्व था, बहुत महान विचारक थे। खाली विचार के प्रति नहीं, मैं समझता हूँ राष्ट्र धर्म के प्रति भी बहुत हाईली कमिटेड थे। जो उन्होंने अपनी लेखनी से जो मार्गदर्शन समाज का किया और जिस प्रकार से पूरे जीवन भर निस्वार्थ सेवा करते हुए निष्कलंक चरित्र को मेंटेन करते हुए राज्यसभा में भी 2 टर्म दिए, भारतीय जनता पार्टी में भी अखिल भारतीय दायित्व उनके पास नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का रहा, कई स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाइड किया। बलवीर पुंजी का चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। एक नेता चला गया, एक पार्टी का कार्यकर्ता चला गया, एक साहित्यकार चला गया, एक लेखक चला गया। बलबीर पुंजी को मैं अपने विद्यार्थी परिषद के समय से जानता हूँ। वे हमारे सीनियर थे और अभी 2 दिन पहले ही हमने उनका लेख पढ़ा अखबारों के अंदर। बीमारी की भी उनकी कोई सूचना नहीं थी, अचानक ही हमको छोड़ के चले गए। मैं समझता हूँ वो एक विचारक थे, संघ के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के। समय समय पर हम उनके लेख के द्वारा अभी भी वो हमारे बीच में हमेशा सक्रिय रहते थे। फतेहपुर में चाय वाले आर्यन की पिटाई को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बला पलटवार किया। और राजभर ने कहा कि चाय वाले के साथ गैर समुदाय के लोगों ने पिटाई की, लेकिन अखिलेश वोट बैंक के चलते बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। डालने के बाद उस चाय वाले से मुसलमानों ने उसको मारा, मारपीट हुई। मारपीट के बाद जबकि वो चाय वाला खुद बयान दे रहा है कि मुझे मुसलमानों ने मारा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को यादव प्रेम सता रहा है, लेकिन मुस्लिम का नाम लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान का वोट बड़ी संख्या में उनको मिलता है। तो मुसलमानों का नाम लेने में कतरा रहे हैं और उस एंगल को सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हो रही है। ये बात अखिलेश जी बताने में, कहने में डर लग रहा है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। इस नाते इस एंगल को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने का इनका पुरानी आदत है। दिल्ली में यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत सभी कांग्रेस सांसद मौजूद रहे। यूपी में पार्टी के जनाधार बढ़ाने पर मंथन हुआ है। सीतापुर सांसद के आवास पर यह बैठक हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दुरभिसंध रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है, उनकी प्रगति में खाई खोदने वाला है, गड्ढा खोदने वाला निर्णय है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। आजमगढ़ में लालगंज के एसडीएम राजकुमार इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के दिन भीम आर्मी ने लालगंज में जुलूस निकाला था। इसमें लालगंज के एसडीएम राजकुमार भी शामिल हुए थे। उन्होंने गले में भीम आर्मी का पटका भी डाला हुआ था और कई कार्यकर्ता एसडीएम के जिंदाबाद के नारे भी लगाते दिखे। इसके बाद से एसडीएम राजकुमार के राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाएं तेज हो गई। यात्रा निकाला जाता है। इस जुलूस यात्रा में एसडीएम लालगंज खुद शामिल होते हैं और जयकारे खुद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा जय भीम राजकुमार बैठा, एसडीएम लालगंज जिंदाबाद के साथ ही साथ एसडीएम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए जाते हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। हरदोई में उधार के बकाया रुपए मांगने पर जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दी। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक उधार दिए रुपए मांगने पर जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दी।
वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोप है कि इससे पहले भी महिला, उसके पति और मासूम बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। घायल महिला को सीएचसी पिहानी में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।